रात के करीब 11:30 बजे तेज बारिश हो रही थी। शहर की सुनसान सड़क पर एक ऑटो आकर नंदिनी के मायके के बाहर रुका। नंदिनी ने कांपते हाथों से अपना बैग उठाया और बिना किसी को फोन किए दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजा दी। कुछ ही देर में उसके छोटे भाई विराज ने दरवाजा खोला। सामने अपनी बहन को देखकर वह पहले तो घबरा गया, लेकिन जब उसकी नजर नंदिनी के चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे और हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था। विराज ने घबराकर पूछा, दीदी इतनी रात को अकेली, जीजाजी कहाँ हैं? नंदिनी ने नजरें झुका ली और भर्राई आवाज में बोली, मुझे वहां नहीं रहना विराज, मैं हमेशा के लिए आ गई हूँ। यह सुनते ही विराज ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन उसके चेहरे पर वह अपनापन नहीं था जिसकी उम्मीद नंदिनी कर रही थी। माँ सुधा भी कमरे से निकल कर आई और बेटी को देखते ही गले लगाने लगी, मगर विराज ने माँ का हाथ रोकते हुए कहा, माँ पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर फैसला कीजिए कि इसे अपने पास रखना है या वापस भेजना है। नंदिनी को अपने ही भाई की बात सुनकर धक्का लगा। उसने रोते हुए कहा, तुम भी मुझे ही गलत समझोगे, मैं अपना घर छोड़कर शौक से नहीं आई हूँ। विराज ने शांत स्वर में पूछा, तो फिर क्या हुआ? नंदिनी ने बताया कि उसके पति अद्वैत ने आज उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसे सबके सामने अपमानित किया और गुस्से में कहा कि अगर इतनी ही परेशानी है तो अपने मायके चली जाओ। नंदिनी बोली, मैंने भी उसी समय बैग उठाया और चली आई, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। माँ ने बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है बेटा, जब तक मन चाहे यहाँ रहना। लेकिन विराज चुप रहा। कुछ पल बाद उसने अपनी बहन की तरफ देखा और ऐसा सवाल कर दिया जिसे सुनकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। विराज बोला, दीदी आपने अद्वैत को यह क्यों नहीं बताया कि जिस बात को लेकर आज झगड़ा हुआ उसकी सच्चाई मुझे पहले से पता है? नंदिनी अचानक चुप हो गई। माँ ने हैरानी से पूछा, विराज तुम क्या कह रहे हो? विराज ने कहा, माँ मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन शादी के बाद हर बार जब दीदी और जीजाजी में झगड़ा होता है, दीदी यहाँ आ जाती है और हर बार हम अद्वैत को दोषी मान लेते हैं। मगर इस बार मैंने खुद कुछ ऐसा देखा है जिसे जानने के बाद शायद आपको अपनी बेटी से भी सवाल करना पड़े। नंदिनी के चेहरे पर डर उतर आया। उसने तुरंत कहा, विराज तुम्हें जो दिखा है वह पूरी सच्चाई नहीं है। विराज ने जवाब दिया, इसलिए तो मैं पूरी सच्चाई सुनना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारा पक्ष नहीं लूंगा क्योंकि तुम मेरी बहन हो। उसी रात नंदिनी को पहली बार महसूस हुआ कि उसका मायका भी उसकी बात आंख बंद करके मानने वाला नहीं है। मगर उसे यह नहीं पता था कि विराज के पास आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसके कारण वह अपनी बहन को ही गलत ठहरा रहा था। सुबह होते ही घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। नंदिनी को उम्मीद थी कि माँ उसके लिए चाय बनाएगी, उसे समझाएगी और कहेगी कि कुछ दिन आराम कर ले, लेकिन विराज ने
नाश्ते की मेज पर बैठते ही कहा, दीदी, आज हमें आपसे एक बात साफ साफ करनी होगी। नंदिनी ने नाराज होकर कहा, मैं रात भर रोती हुई यहाँ आई हूँ और तुम्हें मेरी परेशानी से ज्यादा पूछताछ की पड़ी है। विराज ने कहा, मुझे अपनी आपकी परेशानी की चिंता है, तभी पूछ रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ आपका भाई बनकर सोचूं तो शायद आपको वापस कभी नहीं भेजूं, लेकिन अगर मैं आपके जीवन के बारे में सही फैसला चाहता हूं तो मुझे सच जानना होगा। फिर उसने अपने मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखाई। नंदिनी उन्हें देखते ही घबरा गई। तस्वीरों में अद्वैत के पिता रघुवीर एक बैंक के बाहर खड़े दिखाई दे रहे थे और उनके साथ नंदिनी का चचेरा भाई मयंक भी था। नंदिनी ने तुरंत कहा, इसका मेरी जिंदगी से क्या लेना देना है? विराज बोला, बहुत लेना देना है। पिछले 6 महीनों से तुम्हारे ससुराल में पैसों को लेकर परेशानी चल रही थी। अद्वैत ने कई बार तुम्हें अपने खर्च कम करने को कहा, लेकिन तुमने हर बार इसे उसकी कंजूसी समझा। फिर तुम्हारे कहने पर तुम्हारे चचेरे भाई मयंक ने अद्वैत से कारोबार में पैसा लगाने की बात की। अद्वैत ने मना कर दिया। उसके बाद से तुम्हारे घर में झगड़े बढ़ने लगे। नंदिनी ने गुस्से में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे और मेरे पति के झगड़े के पीछे मयंक है? विराज ने कहा, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन कल तक तुम्हारे जाने से ठीक पहले अद्वैत ने मुझे फोन किया था। नंदिनी की आंखें फैल गई। अद्वैत ने तुम्हें फोन किया था? विराज ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, उसने कहा कि वह तुम्हें रोकना चाहता था, लेकिन तुमने उसकी एक बात तक नहीं सुनी। उसने यह भी कहा कि जिस पैसे को लेकर तुम दोनों में झगड़ा हुआ, वह पैसा तुम्हारा नहीं था। नंदिनी ने तुरंत सफाई दी, वह झूठ बोल रहा है। विराज ने गंभीर होकर पूछा, तो सच क्या है? नंदिनी कुछ देर चुप रही। फिर उसने धीमे स्वर में बताया कि शादी के समय उसे अपने पिता से मिले कुछ पैसे एक खाते में रखे थे। कुछ महीने पहले बैंक ने उससे कहा कि वह पैसा थोड़े समय के लिए कारोबार में लगा दे, जिससे अच्छा लाभ मिलेगा। नंदिनी ने यह बात अद्वैत से छिपाकर बैंक को पैसे दे दिए थे, लेकिन कारोबार में नुकसान हो गया और अब बैंक पैसा वापस नहीं कर पा रहा था। अद्वैत को जब यह बात पता चली तो उसने नंदिनी से नाराज होकर कहा था कि उसने पति से बात किए बिना इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। नंदिनी ने अपनी गलती मानने के बजाय उसे ताना दिया कि तुम मेरे पैसे पर सवाल करने वाले कौन होते हो। बस यही बात धीरे धीरे बड़े झगड़े में बदल गई। विराज सब सुनकर कुछ देर शांत रहा। फिर उसने कहा, दीदी, अब समझ आया कि अद्वैत सिर्फ पैसे के कारण नाराज नहीं था। उसे सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगी कि आपने उससे इतनी बड़ी बात छिपाई। नंदिनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, लेकिन उसने भी मुझे बहुत कुछ कहा था। विराज ने कहा, गलत कहा होगा तो उसे भी जवाब देना पड़ेगा, मगर अपनी गलती को छिपाकर दूसरे की गलती को बड़ा बना देना भी ठीक नहीं है। नंदिनी को अपने भाई की बात कड़वी लग रही थी।
मगर कहीं ना कहीं उसके शब्द दिल में उतर रहे थे। तभी विराज के मोबाइल पर एक संदेश आया। उसने संदेश पढ़ा और अचानक उठ खड़ा हुआ। नंदिनी ने पूछा, क्या हुआ? विराज ने जवाब दिया, मैक ने अभी लिखा है कि वह आज शाम हमारे घर आकर कुछ ऐसा बताएगा जिसके बाद तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम किसे पर भरोसा करना है। नंदिनी के चेहरे पर चिंता छा गई, क्योंकि उसे डर था कि अगर मैक ने वह बात सबके सामने बता दी तो उसके वैवाहिक जीवन का बचा खुचा भरोसा भी टूट जाएगा। शाम होते होते मैक सचमुच घर पहुंच गया, लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था जैसे उसे पूरा यकीन हो कि गलती उसकी नहीं बल्कि किसी और की है। उसने फाइल मेज पर रखी और कहा, नंदिनी, अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम अपने भाई की बात मानोगी या उस आदमी की जिसने तुम्हें आज तक सिर्फ अपने घर की बहू समझा। बैंक की बात सुनकर नंदिनी ने फाइल खोल दी। अंदर कुछ कागज और बैंक की रसीदें थी। नंदिनी ने जैसे ही पहली रसीद देखी, उसके हाथ कांपने लगे। वह पैसा उसी खाते से निकाला गया था जिसमें उसने अपनी शादी के समय बचत जमा की थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि जिस कारोबार में उसने अपना पैसा लगाया था, उसमें बैंक ने उसके सामने जितना पैसा दिखाया था, उससे कहीं ज्यादा रकम पहले ही डूब चुकी थी। विराज ने कागज उठाकर पूछा, मयंक, तुमने दीदी को पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई? मैक ने बहाना बनाया, मैं पैसा वापस करने वाला था। विराज ने सख्त आवाज में कहा, पैसा वापस करने का इरादा अलग बात है और किसी के भरोसे का गलत फायदा उठाना अलग बात। नंदिनी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने मैक की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था। तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि कारोबार पहले से घाटे में चल रहा था? मैक के पास कोई जवाब नहीं था। तभी विराज ने अपनी जेब से एक और कागज निकाला और कहा, और एक बात अभी बाकी है। मैंने कल रात अद्वैत से बात करने के बाद उसके बैंक खाते की जानकारी नहीं बल्कि उसकी भेजी हुई रसीद देखी थी। उसने तुम्हारे पैसे को बचाने के लिए अपने खाते से पहली किस्त जमा की है। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, क्या? विराज बोला, हाँ दीदी, अद्वैत ने तुम्हारे पैसे वापस लाने के लिए अपनी बाइक तक बेचने का फैसला किया था। वह तुमसे नाराज था, लेकिन तुम्हारा पैसा डूबने देना नहीं चाहता था। उसने तुम्हें यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह चाहता था कि पहले बैंक से पूरी रकम वापस लेने की कोशिश करे। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि पिछली रात अद्वैत कितनी बार कह रहा था, नंदिनी, तुम मेरी बात एक बार सुन लो, मगर उसने गुस्से में उसकी एक बात भी नहीं सुनी थी। उसे लगा था कि उसका पति उसके पैसों पर अधिकार जमाना चाहता है, जबकि सच्चाई यह थी कि वह उसके नुकसान को
कम करने की कोशिश कर रहा था। नंदिनी ने अपने भाई की ओर देखकर कहा, विराज, तुमने मुझे रात को ही वापस क्यों नहीं भेजा? विराज ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद समझो कि मायका वह जगह नहीं जहां हर बार पति से झगड़ा करके आओ और बिना अपनी गलती देखे अपने परिवार से दूसरे इंसान को दोषी ठहरवा दो। मायका तुम्हें सहारा जरूर देगा, लेकिन गलत रास्ते पर चलने के लिए तुम्हारा साथ नहीं देगा। माँ सुधा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, घर टूटने से पहले गलती मान लेना कमजोरी नहीं होती। पति पत्नी में झगड़ा होना बड़ी बात नहीं, लेकिन एक दूसरे से सच छिपाना और हर बात में जीतने की कोशिश करना रिश्ते को कमजोर कर देता है। नंदिनी ने उसी समय अद्वैत को फोन लगाया। दूसरी तरफ से अद्वैत ने फोन उठाया तो कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर नंदिनी ने रोते हुए कहा, अद्वैत, मैं घर छोड़कर गुस्से में आई थी, लेकिन अब समझ गई हूँ कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। अद्वैत ने भी शांत आवाज में कहा, मैं भी सही नहीं था नंदिनी, मुझे तुम्हें डांटने के बजाय प्यार से समझाना चाहिए था। नंदिनी ने कहा, तो क्या मैं वापस आ सकती हूँ? अद्वैत ने जवाब दिया, घर तुम्हारा है नंदिनी, वापस आने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। फोन कटते ही नंदिनी ने भाई को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, तुमने मुझे खरी खोटी सुनाई, इसलिए उस समय मुझे तुमसे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन आज समझ रही हूँ कि अगर तुम भी मेरी हर बात पर मेरा पक्ष लेते तो शायद मेरा घर सच में टूट जाता। विराज ने बहन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, भाई का काम सिर्फ बहन के आंसू पोंछना नहीं होता, कभी कभी उसे उसकी गलती का आईना दिखाना भी होता है। अगले दिन नंदिनी अपने मायके से विदा होकर ससुराल लौट गई। इस बार उसके हाथ में कोई बड़ा बैग नहीं था, बल्कि उसने अपने साथ एक छोटा सा संकल्प लिया था। अब वह अपने पति से कोई बड़ा फैसला छिपाकर नहीं करेगी और हर झगड़े को मायके की चौखट तक नहीं लाएगी। उधर विराट दरवाजे पर खड़ा अपनी बहन को जाते हुए देख रहा था। माँ ने पूछा, आज तुम खुश हो? विराज मुस्कुराकर बोला, हाँ माँ, क्योंकि आज मेरी बहन मायके से सिर्फ वापस नहीं गई, वह अपने रिश्ते को समझकर वापस गई है। और शायद यही वजह थी कि जिस भाई ने रात को अपनी बहन को सबसे ज्यादा खरी खोटी सुनाई थी, उसी भाई की डांट ने उसका घर टूटने से बचा लिया। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर हाइप करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।